Okay, today's topic is the second law of thermodynamics. उष्मागतिकी का दूसरा नियम. सेकंड लॉ के हमारे पास दो स्टेटमेंट है. पहला स्टेटमेंट जो है वो केल्विन एंड प्लांक ने दिया था. ओके, सो केल्विन एंड प्लांक ने ये कहा था कि ऐसा कोई भी इंजन बनाना पॉसिबल नहीं है जो कि सोर्स से हीट ले ले और उस हीट को पूरी तरह से वर्क में कन्वर्ट कर दे, W में कन्वर्ट कर दे, बिना सिंक को हीट ट्रांसफर किए. तो यहाँ पर ये इम्पॉसिबल सिचुएशन है अकॉर्डिंग टू केल्विन एंड प्लांक. और पॉसिबल क्या होती है कि T1 होता है, वर्किंग सब्सटेंस होता है, हायर टेम्परेचर से Q1 हीट लेता है, W वर्क डन करता है, और जो पार्ट बच जाता है Q1 माइनस W, वो किसको ट्रांसफर हो जाता है? सिंक को ट्रांसफर हो जाता है T2 टेम्परेचर पे. ओके, तो दिस इज पॉसिबल. ये हमारे पास क्या हो जाएगा? पॉसिबल. सो केल्विन और प्लांक के स्टेटमेंट में आपको क्या ध्यान रखना है कि कोई भी ऐसा इंजन बनाना पॉसिबल नहीं है जो साइक्लिक प्रोसेस में काम करते हुए. साइक्लिक क्यों यूज कर रहे हैं? क्योंकि कार्नो इंजन लेते हैं अपन, उसमें आपको पता होता है, ये देखो ये कर्व बनता है, पीवी डायग्राम है ना, ये साइक्लिक बनता है पूरा. तो यहाँ पे कोई भी ऐसा इंजन बनाना पॉसिबल नहीं है जो साइक्लिक प्रोसेस में काम करते हुए किसी हायर टेम्परेचर वाले सोर्स से Q1 हीट ले ले और उस पूरी की पूरी हीट को मतलब ये जो W है इसकी वैल्यू फिर क्या होगी? Q1 के इक्वल ही होगी. जाहिर सी बात है. क्यों? क्योंकि सिस्टम के अंदर कितनी हीट आ रही है? Q1. और बाहर कितना जा रहा है? W. तो एनर्जी कंजर्वेशन से Q1 किसके इक्वल मिलेगा? आपको W के इक्वल मिलेगा. ये केल्विन और प्लांक का स्टेटमेंट अपन कैसे बोलेंगे अगर अपन को थ्योरी में लिखना रहा तो, कि कोई भी ऐसा इंजन बनाना पॉसिबल नहीं है जो साइक्लिक प्रोसेस में काम करते हुए केवल एक सोर्स से हीट ले और उसे 100% वर्क में कन्वर्ट कर दे, बिना उसका जो वर्किंग सब्सटेंस है उसमें कोई भी चेंज ना आए. चेंज का मतलब है कि वो हीट कहीं पर ट्रांसफर ना करे. ऐसा पॉसिबल नहीं है. सिंक का होना कंपल्सरी है. सिंक का होना वहां पे क्या होगा? कंपल्सरी होगा. तो ये तो था केल्विन एंड प्लांक का स्टेटमेंट. ठीक है, और ये वैसे भी सही है. इसको कैसे वेरीफाई कर सकते हैं अपन? क्योंकि यहाँ देखो ये इम्पॉसिबल, अगर ये पॉसिबल होता तो यहाँ से हमें क्या मिल रहा है? W की वैल्यू किसके इक्वल मिल रही है? Q1 के इक्वल मिल रही है. और इस कार्नो इंजन में हम जानते हैं कि एफिशिएंसी का फॉर्मूला कितना होता है? 1 माइनस T2 बाई T1. और मैंने आपको एफिशिएंसी का एक और फॉर्मूला बताया था. एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होता है? कितना वर्क इंजन ने किया है और उस वर्क को करने के लिए उसने कितनी हीट ली थी सोर्स से. तो सोर्स से कितनी हीट ली थी उसने? Q1 ली थी. तो यहाँ से अगर आप देखें तो W की वैल्यू कितनी आ रही है? ईटा टाइम्स Q1 आ रही है. जबकि यहाँ पे अपन को क्या मिला है? W इज इक्वल टू Q1 मिला है. दोनों को कंपेयर करो, इस वाली और इस इक्वेशन को, तो ईटा की वैल्यू कितनी आ रही है? 1 आ रही है. और अगर यहाँ पर ईटा की वैल्यू अपन 1 लिख देते हैं, राइट, यहाँ से अगर अपन ईटा की वैल्यू 1 लिख देते हैं तो 1 इज इक्वल टू 1 माइनस T2 बाई T1 हो जाएगा. और उससे T2 बाई T1 की वैल्यू हमें क्या मिल रही है? 0 मिल रही है. या फिर T2 की वैल्यू क्या मिल जाएगी? 0. और T2 इज इक्वल टू 0 केल्विन होने का मतलब है जो सिंक है उसका टेम्परेचर कितना होना? 0 केल्विन. और 0 केल्विन टेम्परेचर अभी तक अचीव ही नहीं हो पाया है, तो हमें 0 कैसे मिल सकता है? इम्पॉसिबल. इसका मतलब पॉसिबल नहीं है ऐसा इंजन बनाना. तो ये तो था केल्विन एंड प्लांक का. दूसरा स्टेटमेंट जो है वो दिया था क्लॉसियस ने. क्लॉसियस का स्टेटमेंट क्या कहता है? क्लॉसियस ने ये कहा था कि हमारे पास ऐसा कोई भी इंजन बनाना पॉसिबल नहीं है या ऐसी कोई भी डिवाइस बनाना पॉसिबल नहीं है जो लो टेम्परेचर से हीट ले ले और हाई टेम्परेचर पे हीट फ्लो करवा दे बिना किसी एक्सटर्नल एजेंसी की हेल्प के. इसका एग्जांपल आप फ्रिज से समझिए. रेफ्रिजरेटर में क्या होता है? गर्म चीजें हम रखते हैं वो ठंडी हो जाती है, तो बेसिकली वो क्या करता है? वहां से टेम्परेचर लेके सराउंडिंग में भेजता है. सराउंडिंग गर्म होता है, राइट, तो वो गर्म टेम्परेचर की तरफ ही हीट को ट्रांसफर करता है. यानी ऑलरेडी सराउंडिंग जो फ्रिज के हमारे चारों तरफ का टेम्परेचर होता है वो ज्यादा होता है. फिर भी फ्रिज अपने अंदर से जितनी भी बॉडीज उसके अंदर रखी हुई होती है, जितनी भी चीजें रखी हुई होती है, उन सबसे हीट ले लेके सराउंडिंग को भेजता है, जबकि सराउंडिंग तो ऑलरेडी गर्म है. यानी कि लो टेम्परेचर से फ्रिज क्या करता है? हाई टेम्परेचर पे हीट का ट्रांसफर करता है. लेकिन वो ये तभी कर सकता है जब हम उसे इलेक्ट्रिसिटी दें, राइट. इलेक्ट्रिसिटी अगर हम बंद कर देते हैं तो क्या ये फ्रिज ठंडा कर पाता है चीजों को? नहीं. इसका मतलब अगर किसी हीट को लो से हाई टेम्परेचर में भेजना है तो एक्सटर्नल एजेंसी की आपको जरूरत पड़ेगी. तो क्लासिस का स्टेटमेंट क्या कहता है कि ऐसी कोई भी डिवाइस बनाना पॉसिबल नहीं है जो लो टेम्परेचर से हीट लेके हायर टेम्परेचर की तरफ फ्लो करवा दे. यानी कि अगर ये सोर्स है T1 का और ये सिंक है T2 का, तो हम जानते हैं ये लो टेम्परेचर पे होता है और हम जानते हैं ये हाई टेम्परेचर पे होता है.
तो यहां से हीट का ट्रांसफर जो है T1 की तरफ अगर जा रहा है बिना किसी एक्सटर्नल एजेंसी की हेल्प के, तो ऐसी डिवाइस बनाना पॉसिबल नहीं है। यानी ये सिचुएशन क्या होगी हमारे पास, इम्पॉसिबल होगी। और पॉसिबल में क्या होता है, पॉसिबल में ये होता है कि अगर आपको लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर पे हीट भेजना है तो एक्सटर्नल एजेंसी आपको कोई ना कोई वर्क देगी और फिर यहाँ से आप Q2 हीट लेंगे और फिर इस W प्लस Q2 को यहाँ पर आप Q1 के फॉर्म में ट्रांसफर कर देंगे। तो ये नॉर्मल पॉसिबल सिचुएशन होती है जो कि हमें कहाँ देखने को मिलती है, रेफ्रिजरेटर में। ये रेफ्रिजरेटर का है जो हमें देखने को मिलता है। तो अकॉर्डिंग टू क्लासियस ऐसी कोई भी डिवाइस बनाना पॉसिबल नहीं है जो एक्सटर्नल एजेंसी की हेल्प लिए बिना लो टेम्परेचर से हीट लेके हायर टेम्परेचर को भेज दे, राइट। तो अब ये दो स्टेटमेंट है, दोनों ही क्या है, सेकेंड लॉ है। तो इसका मतलब तो ये है कि दो अलग अलग लॉ कैसे हो सकते हैं, इट मीन्स ये दोनों स्टेटमेंट अलग नहीं है, ये दोनों स्टेटमेंट सेम है। तो आपके पास एग्जाम में, यूनिवर्सिटी एग्जाम में ये पूछा जा सकता है कि केल्विन का स्टेटमेंट और क्लासियस का स्टेटमेंट इक्विवेलेंट है, ये प्रूफ कीजिए। तो प्रूफ करना अपन को इन दोनों की इक्विवेलेंस, ठीक है। तो इक्विवेलेंस ऑफ बोथ द स्टेटमेंट, इक्विवेलेंस ऑफ बोथ स्टेटमेंट यानी दोनों कथनों की समतुल्यता। अगर आप हिंदी में जानना चाहें तो ये हेडिंग, दोनों कथनों की समतुल्यता यानी दोनों सेम है या नहीं है, ये हम कैसे प्रूफ करेंगे। तो ये प्रूफ करने के लिए हम ये कह सकते हैं ना कि अगर हमारे पास इन दोनों में से किसी एक स्टेटमेंट का वायलेशन होता है यानी उल्लंघन होता है, तो अपने आप सेकेंड वाले स्टेटमेंट का भी उल्लंघन होना चाहिए। सेकंड वाले स्टेटमेंट का अगर उल्लंघन होता है तो फर्स्ट वाले स्टेटमेंट का भी उल्लंघन होना चाहिए। ये दोनों चीजें हम अगर प्रूव कर दें तो इसका मतलब ये दोनों स्टेटमेंट एक चीज को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो चलिए हम पहले इसका पार्ट ए लेते हैं। पार्ट ए में हम क्या करेंगे, हम ऐसा इंजन मानेंगे जो कि सिर्फ केल्विन स्टेटमेंट का उल्लंघन कर रहा है और उसके रिजल्ट में हम प्रूव कर देंगे कि अपने आप क्लॉसियस के स्टेटमेंट का भी उल्लंघन हो जाएगा। तो पहला हम मानते हैं जो कि किसको वायलेट करता है, केल्विन के स्टेटमेंट को। केल्विन के स्टेटमेंट को क्या करता है, वायलेट करता है। वायलेट का मतलब उल्लंघन करता है, ठीक है। केल्विन के स्टेटमेंट को गलत साबित करता है वो यहाँ पे अपन ऐसा इंजन ले लेते हैं। तो ऐसा इंजन कैसे बनाएंगे, तो जाओ ऊपर देखते हैं केल्विन ने क्या बोला था। केल्विन ने बोला था, ये केल्विन के हिसाब से देखो ये इम्पॉसिबल है तो हम पॉसिबल कर देते हैं इसको, यानी केल्विन के नियम का उल्लंघन अगर हमें करवाना है तो हमें ऐसा डिवाइस बनाना पड़ेगा। तो हम ऐसा डिवाइस बना लेते हैं, यानी कि जो सोर्स से T1 टेम्परेचर से कोई इंजन है जो हीट लेगा कितना, Q1, और पूरी की पूरी को ट्रांसफर कर देगा W में। तो W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q1। बस ऐसा इंजन पॉसिबल हो गया। और केल्विन ने क्या कहा था, ऐसा इंजन पॉसिबल नहीं है। तो केल्विन के नियम का क्या हो गया, उल्लंघन हो गया उसके स्टेटमेंट का। अब हम क्या करते हैं, ये साबित करने के लिए कि ये इंजन डेफिनेटली क्लॉसियस के स्टेटमेंट का भी उल्लंघन करेगा, तो ये प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, मान लो हम यहाँ पर कोई रेफ्रिजरेटर इससे कनेक्ट करते हैं, राइट। कोई रेफ्रिजरेटर जो नॉर्मल कार्नो इंजन पे बेस्ड है, जो कि नॉर्मल कार्नो इंजन पे बेस्ड होता है, वो हम रेफ्रिजरेटर इसी सोर्स के बीच में कनेक्ट करते हैं। और यहाँ पर सपोज T1 टेम्परेचर सोर्स का है और सिंक का है T2, क्योंकि नॉर्मल रेफ्रिजरेटर में तो सोर्स और सिंक दोनों होंगे, ये हमारे पास उसका वर्किंग सब्सटेंस है। तो माना ये T2 टेम्परेचर पे रेफ्रिजरेटर तो क्या होता है, लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर की तरफ हीट भेजता है। तो लो टेम्परेचर से मानो ये कितनी हीट ले रहा है, Q2 हीट ले रहा है। और हाई टेम्परेचर को ये मान लीजिए कितनी हीट देता है। तो रेफ्रिजरेटर का आपको मैंने कंसेप्ट बता रखा है, रेफ्रिजरेटर के ऊपर आपको एक्सटर्नल एजेंसी से पहले काम करवाना पड़ेगा, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी। तो एक्सटर्नल एजेंसी हमें चाहिए कहीं ना कहीं से, तो क्यों ना हम इसी इंजन को इस्तेमाल कर लें, क्योंकि इसने कितना काम किया है, कितना काम दिया है इसने, W काम दिया है। ये W का W किसको ट्रांसफर कर दो, रेफ्रिजरेटर को ट्रांसफर कर दो। तो यहाँ पर इसको W काम मिल गया, राइट। तो अब Q2 और W ये तो हमारे पास इसके अंदर जा रहे हैं, तो जो बाहर निकल रहा है उसकी वैल्यू कितनी होगी, हम जानते हैं एनर्जी कंजर्वेशन से, अगर ये वैल्यू Q2 है, ये W है, तो ये वैल्यू कितनी होगी, W प्लस Q2, यानी जितनी क्वांटिटी अंदर जा रही है उतनी ही बाहर निकलनी चाहिए। दिस इज कॉल्ड कंजर्वेशन। तो हमारे पास ये कितनी हीट सोर्स को जाएगी, W प्लस Q2। और W की वैल्यू यहाँ से हम देख रहे हैं किसके इक्वल है, Q1 के इक्वल है। तो ये वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, Q1 प्लस Q2 के इक्वल हो जाएगी।
अब इस इंजन को और रेफ्रिजरेटर को दो सिस्टम नहीं बल्कि एक ही सिस्टम मानते हैं, ठीक है। तो एक सिस्टम अगर मानते हैं तो एक सिस्टम बाहर से कैसा दिखाई देगा, ये बॉक्स में पैक कर देते हैं, राइट। ये बॉक्स में पैक कर गया, तो बॉक्स के बाहर देखो बॉक्स क्या क्या कर रहा है। बॉक्स में ये जो सोर्स है, सोर्स से कितनी हीट ली जा रही है, Q1 हीट ली जा रही है इधर, और वापस कितनी सप्लाई हो रही है, ये देखो तीर का निशान, एरो का निशान किधर जा रहा है, सप्लाई कर रहा है वापस। तो सप्लाई कितनी कर रहा है, Q1 प्लस Q2, यानी कि उसने सोर्स से इस दोनों को मिला के जो सिंगल इंजन बना है, दोनों को मिला के जो एक सिस्टम बना है, ये सिस्टम क्या कर रहा है, ये सिस्टम Q1 हीट ले रहा है T1 से, और वापस कितनी दे रहा है उसको, Q1 प्लस Q2 वापस कर रहा है। Q1 ले रहा है और Q1 प्लस Q2 वापस कर रहा है। इसका मतलब नेट अमाउंट जो है ये ले नहीं रहा है बल्कि दे रहा है। तो अगर Q1 से Q1 कैंसिल आउट हो जाए तो ये कितनी हीट दे रहा है सोर्स को, Q2, यानी Q2 हीट किसके पास जा रही है, सोर्स के पास जा रही है। Q2 हीट सोर्स को दे रहा है। अब सिंक की बात करते हैं, तो यहाँ तो सिंक था ही नहीं, ये रहा सिंक। सिंक से कितनी हीट ले रहा है देखो, Q2, क्योंकि एरो देखो कहाँ जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है। इसका मतलब Q2 हीट किससे ले रहा है, ये Q2 हीट किससे ले रहा है, ये सिंक से ले रहा है। और कहीं पर भी देखो W नहीं दिखाई दे रहा, क्यों, क्योंकि इसने जितना W दिया वो सारा का सारा रेफ्रिजरेटर ने यूज कर लिया। तो W तो कैंसिल आउट हो गया, एक ने दिया उसके लिए मान लो प्लस W ले रहे हो, तो दूसरे ने लिया उसके लिए माइनस W हो जाएगा, वो कैंसिल आउट हो गए। तो पूरे सिस्टम को बाहर से देखने पे कैसा दिखाई देगा, ये T1 केल्विन का सोर्स हो गया बाहर से देखने पे, ये T2 सिंक हो गया, और यहाँ पर देखो सोर्स से कितनी हीट दी है, सोर्स को कितनी हीट दी है Q2, और सिंक से कितनी हीट ली है Q2, यानी कि सिंक से हीट ली है Q2 और सोर्स को कितनी हीट दी है Q2, बिना किसी एक्सटर्नल एजेंसी की हेल्प के। और ये वाला डायग्राम क्लॉसियस के स्टेटमेंट में बनाया था आपने, और उसे आपने कहा था इम्पॉसिबल। इसका मतलब लेके तो चले थे हम क्या, केल्विन का इम्पॉसिबल वाला डायग्राम, और रिजल्ट क्या प्रूव कर दिया हमने, क्लॉसियस का इम्पॉसिबल। इसका मतलब जो इंजन केल्विन के नियम को केल्विन के नियम को वायलेट करेगा वो क्लॉसियस के नियम को भी वायलेट करेगा, हेंस प्रूव्ड। अब इसका उल्टा करना है। अब पहले अपन मानते हैं कि वो क्लासियस के नियम का उल्लंघन करता है ना। इस बार अपन ऐसा इंजन लेंगे जो क्लासियस के स्टेटमेंट का उल्लंघन करता है, और हम प्रूव कर देंगे कि वो केल्विन के नियम का भी उल्लंघन करेगा, जिससे साबित हो जाएगा कि दोनों स्टेटमेंट अलग अलग नहीं है। तो क्लॉसियस का स्टेटमेंट देख लेते हैं क्या कहता है। तो क्लॉसियस ने तो ये कहा था, ये रहा क्लॉसियस का इम्पॉसिबल वाला इंजन, तो हम मान लेते हैं ये पॉसिबल हो रहा है, राइट। उल्लंघन करवाना है हमें तो पॉसिबल करवा लेते हैं, यानी कि लो टेम्परेचर से हीट लेगा और हायर टेम्परेचर को भेज देगा बिना किसी एक्सटर्नल एजेंसी की हेल्प के, राइट। तो ये रहा T1 सोर्स और ये रहा T2 सिंक, और यहां से इसने मान लीजिए वर्किंग सब्सटेंस हमारा है, यहां से इसने Q2 हीट ली है और इसने T1 यानी इसको पूरी की पूरी हीट ट्रांसफर कर दी है बिना किसी एक्सटर्नल एजेंसी की हेल्प के, यानी क्लॉसियस के नियम का उल्लंघन कर रहा है ये इंजन। अब हम इसे नॉर्मल कार्नो इंजन से, इससे पहले तो हमने रेफ्रिजरेटर लिया था, अब हम नॉर्मल कार्नो इंजन से इसको कनेक्ट करते हैं, राइट। नॉर्मल कार्नो इंजन से सपोज हम यहाँ पर इसको कनेक्ट करते हैं, जो कि T1 और T2 के बीच में कोई कार्नो इंजन मान लीजिए काम कर रहा हो, और वो कार्नो इंजन हम ऐसा लेंगे जो कि मान लीजिए T1 से, माना ठीक है, माना T1 से कितनी हीट ले रहा है, Q1 प्लस Q2। ये हमारी इच्छा है क्योंकि इंजन हम कैसा भी बना सकते हैं कार्नो इंजन का। तो मान लीजिए एक कार्नो इंजन है जो इसी सोर्स और इसी सिंक के बीच में काम कर रहा है, वो हायर टेम्परेचर पे Q1 प्लस Q2 हीट लेता है, उसका कुछ पार्ट काम करने में लगा देता है जो नॉर्मल कार्नो इंजन करता है। नॉर्मल इंजन काम करता है तो नॉर्मल इंजन W ले लेगा, और मान लीजिए ये Q1 हीट, इसने कितनी हीट ली थी, Q1 प्लस Q2 हीट ली थी ना, इसमें से मान लीजिए Q1 हीट तो ये काम ले लेता है W के, और बची हुई हीट कितनी बच गई, Q2। तो बची हुई हीट किसने भेज दी, इसने सिंक को भेज दी। अब ये दोनों हम कनेक्ट कर देते हैं, ये दोनों आपस में हमने कनेक्ट कर दिया, यानी इन दोनों को मिला के एक इंजन बना दिया, एक सिस्टम। तो इस सिस्टम को बॉक्स में बंद कर देते हैं, तो बॉक्स में लो बंद कर दिया,
ये बॉक्स में बंद कर दिया। अब देखो ये पूरा बॉक्स ये मिलके हमारा एक सिस्टम बन चुका है। तो अब ये सिस्टम क्या कर रहा है, ये देखो T1 को कितनी हीट दे रहा है, ये T1 को हीट दे रहा है Q2, और यहाँ T1 से ये कितनी हीट ले रहा है, Q1 प्लस Q2। देखो T1 को इसने कितनी हीट दी है, Q2, यानी Q2 तो इसने दी है, और Q1 प्लस Q2 इसने वापस ले ली। इसका मतलब नेट अमाउंट ऑफ हीट इसने लिया है, राइट। तो T1 से इसने कितनी हीट ली है, Q2 से Q2 तो कैंसिल, क्योंकि Q2 दी भी है और ली भी है, तो वो कैंसिल आउट हो गई। तो इसने केवल कितनी हीट ले ली, Q1 से। तो साइड में बना लेते हैं पिक्चर। इसका मतलब T1 से इसने कितनी हीट ले ली, Q1 ले ली। अब हमारा सिस्टम ये है जो कि दोनों से मिलकर बना है यहाँ पर। अब यहाँ पर सिंक देखते हैं, राइट। सिंक की बात करते हैं। देखो सिंक से इसने Q2 हीट ली और सिंक को यहाँ पर Q2 हीट वापस कर दी, यानी सिंक से इसने कोई उधार बकाया नहीं रखा है। उसने जितनी हीट सिंक से ली थी उतनी ही हीट सिंक को दे दी थी, यानी सिंक को ये कुछ भी नहीं देगा और कुछ भी नहीं ले रहा है। अब W देखते हैं। तो यहाँ पर जो W काम लिया है वो कैंसिल आउट नहीं हुआ है, वो कैंसिल आउट नहीं हुआ है। इससे प्रीवियस केस में एक ने वर्क किया वो दूसरे को मिला। इस कंडीशन में जो इसने वर्क किया वो हम दूसरे को नहीं दे रहे हैं, यानी कि पूरा का पूरा सिस्टम है जो W वर्क डन कर रहा है। तो यानी कि यहाँ पर डायग्राम बनाते हैं W, और इसकी वैल्यू कितनी है हमारे पास, Q1 है, राइट। इसकी वैल्यू Q1 है, बस। अब आप ध्यान से देखो, ये सिचुएशन इम्पॉसिबल किसमें दिखाई गई है, केल्विन का देखते हैं। ये रहा केल्विन का शुरुआती स्टेटमेंट। ये देखो, ये केल्विन ने इम्पॉसिबल में क्या बनाया, किसी सोर्स होगा उससे Q1 हीट लेगा, W इज इक्वल टू Q1 कन्वर्ट करेगा, और सिंक नहीं होगा वहां पे। बिना सिंक के सारी की सारी हीट जो है वर्क में कन्वर्ट हो जाएगी, ये केल्विन का उल्लंघन माना जाएगा। जबकि हमने शुरुआत में इस हेडिंग में क्या रखा था कि ये क्लासियस को उल्लंघन करता है, तो हमने प्रूव कर दिया कि ये तो केल्विन का भी उल्लंघन कर रहा है, राइट। हेंस प्रूफ कि जो इंजन क्लासियस का उल्लंघन करेगा वो केल्विन का करेगा, और जो केल्विन का करेगा वो क्लासियस का करेगा। इट मीन्स दोनों स्टेटमेंट इक्विवेलेंट है। बाकी इनकी थ्योरेटिकल जो स्टेटमेंट्स है वो आप बुक में देख लीजिएगा। दैट्स ऑल, थैंक यू।